हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 40। और आज हमको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा 40वां दिन कंप्लीट हो चुका है। और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई। और उसका कॉन्सेप्ट होगा पहला ये कौन सा, तो सिचुएशन 3। सिचुएशन 1 और 2 हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा ट्रिपिकल है। तो पहले शुरू करते हैं सिचुएशन 3 से। तो ये क्या होता है और इसके बारे में समझेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसके बारे में समझेंगे। देखो क्या होता है सिचुएशन 3 में। ई यानी कि इलास्टिसिटी और एस यानी कि सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, इसका है लेस देन 1 यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ इन इलास्टिक सप्लाई। लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ इन इलास्टिक सप्लाई, इसे हम दो तरफ से बोल सकते हैं। पहला लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या फिर दूसरा इन इलास्टिक सप्लाई, दोनों बोल सकते हैं। इसमें बोला गया है कि व्हेन परसेंट चेंजेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, जब गुड्स में परसेंट या फिर गुड्स में कुछ भी चेंजेज आएगा इन लेस देन परसेंट चेंज इन प्राइस, और उसके परसेंट चेंज इन प्राइस को इट इज कॉल्ड लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी कि जो परसेंट चेंज इन सप्लाई होगा और परसेंट चेंज इन प्राइस होगा, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका हमें निकल कर आएगा क्या, तो ES बराबर इक्वल टू 1। क्या, तो एग्जांपल देखते हैं। इफ 50% राइजेज इन प्राइस इज फॉलोड बाय जस्ट 25% इंक्रीज इन सप्लाई, देन इट इज द केस ऑफ लेस द यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी कि एक गुड्स है राइस, जिसका प्राइस बढ़कर 50% बढ़ गया है और वो तुरंत 25% भी सप्लाई को बढ़ा दिया है, तो इसमें क्या होगा, तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे ES बराबर क्या, तो परसेंट चेंज इन सप्लाई इक्वल टू सब परसेंट चेंज इन प्राइस। तो परसेंट चेंज इन सप्लाई यानी कि गुड्स 25% ये हो जाएगा, और 50% क्या, तो राइजेज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया, ये 25% और 50% यानी कि 25% और 1 और 50% का 1, तो ये 1/2 मेरा निकलेगा इलास्टिक ऑफ सप्लाई का ग्रेटर देन 1। ये हमारा हो जाएगा ये AP बराबर लेस देन। दूसरा अगर हम देख सकते हैं कि इसका एक और होता है फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन बाय Q इंटू 100, या फिर डेल्टा P इक्वल टू P इंटू 100, ये भी हो सकता है। दूसरा देखते हैं जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं। इट रेफर्स टू अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व showing contract supply no matter what is the price figure illustration this situation। देखते हैं क्या होता है। मान लो ये एक सप्लाई है जिसे प्राइस दिया गया है और क्वालिटी दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ES बराबर ग्रेटर देन 1 when a straight line positively slope supply curve straight from x axis। ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना गया है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और इसमें तुम देख सकते हो ES बराबर 0, और ये क्या है, ES बराबर ग्रेटर देन 1, और ये है ES बराबर 0, जिसमें सप्लाई तो बढ़ेगी यानी सप्लाई कांस्टेंट रहेगी और प्राइस में चेंजेस आएगी। ये हमारा हो जाएगा जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में, यानी कि AP बराबर 0 के बारे में। अब देखो इन्फिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं। इट रेफर्स टू अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व showing infinity supply corresponding to a particular price of the commodity। illustration the situation 14 में देखते हैं। देखो ये मेरा क्या है, इन्फिनिटी वाला। कैसे, क्योंकि तुमने डिमांड में पढ़ा था जब प्राइस अनकांस्टेंट हो और सप्लाई यानी कि क्वांटिटी कांस्टेंट हो, तो उसके सिचुएशन में हम कहेंगे AP बराबर 0। बट जब क्वांटिटी में सप्लाई यानी कि क्वांटिटी में चेंज होते रहे और सप्लाई में चेंज ना हो, तो उसे कहेंगे EP बराबर इन्फिनिट। जैसे इसमें देख सकते हैं कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रही है बट प्राइस में चेंज आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे AP बराबर 0। और इसमें बोला गया है कि जब प्राइस में कोई चेंज ना आए और क्वांटिटी में चेंज आए, तो इसे बोलेंगे हम EP बराबर EP नहीं ES बराबर इन्फिनिट। गॉट इट।
अब देखते हैं क्या फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई को रिड्यूस करते हैं या फिर उसके प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। तो दे फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। ओके, फर्स्ट, नेचर ऑफ इनपुट। ऐसा कौन से नेचर है जिसके हिसाब से हम अगर रॉ मटेरियल को यूज करें और उसका प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाए, उसका सप्लाई बढ़ जाए। तो इसमें देखो द elasticity of supply depends on the nature of input used for the production of commodity। ये क्या लाइन बोल रहा है? तो ये लाइन बोल रहा है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है, जो मटेरियल हम ला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो कौन सा मटेरियल है? क्या वो सुपीरियर मटेरियल है, क्या वो इंफीरियर मटेरियल है? तो इसके बारे में यह बताया गया है और उसके आगे लिखा गया है इफ द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट utilities factor of production that are commonly used to production other products, it will tend to have a more elasticity of supply। दूसरे में बोला गया कि अगर कोई प्रोडक्ट को हम बनाने में जो जनरल मटेरियल होते हैं और एक सुपीरियर मटेरियल होता है ना, दो तरह का मटेरियल होता है, पहला जनरल मटेरियल, दूसरा सुपीरियर मटेरियल। तो हम जनरल मटेरियल को अगर यूज करते हैं तो इसका सप्लाई तो बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन इसका प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन ये जो प्रोडक्शन होगा सुपीरियर मटेरियल का, जो एडिडास, नाइकी या फिर रोलेक्स या फिर BMW ये सब बनाते हैं, उसका सप्लाई कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा कॉस्टिंग किया गया है और उसका प्राइसिंग भी सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट आगे बढ़े। ओके, ऑन द अदर हैंड if it use specialized factor of production situated only for its production, its supply will be relatively inelastic। ये inelastic होगा ही, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन होगा वो तो कम होगा, बट इसका जो कॉस्टिंग होगा वो हाई होगा, प्रोडक्शन कॉस्टिंग हाई होगा और सेलिंग कॉस्टिंग हाई होगा। तो इसका हमारा क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट भी हाई ही होगा। जो जनरल प्रोडक्ट्स है, जो जनरल मटेरियल है, अगर हम उससे मटेरियल को प्रोडक्शन करवाते हैं तो उसमें हमारा क्या होगा, मटेरियल लॉस होगा, यानी कि मटेरियल जो यूज होता है वो लो होगा। दूसरा, हमारा मेकिंग कॉस्ट लो होगा। तीसरा, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हाई होगा। चौथा, हमारा जो सेलिंग कॉस्ट होगा वो हाई होगा। ये हो गया हमारा नेचर ऑफ इनपुट। दूसरा, नेचुरल कंसंट्रेशन। नेचर ऑफ इनपुट तो समझ गए, यानी कि क्या, तो ऐसे मटेरियल जिसमें हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके बिहाफ में हम प्राइस को चेंज करते हैं और सप्लाई को चेंज करते हैं। दूसरा बोल रहा है नेचुरल कंसंट्रेशन। ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं जो हमारे नेचर के बिहाफ में है, यानी कि मान लो ऐसे कौन से गुड्स है जो हाल्फ पीरियड यानी कि लंबे समय तक ना चल सकता हो। जैसे कि मान लो टमाटर, ये चलता तो है 10 दिन तक, बट अगर हम इसको 15 दिन तक रखें तो ये खराब हो जाएगा। मान लो साग चलता तो है 5 दिन तक, अगर हम इसको 10 दिन तक रखें तो खराब हो जाएगा। तो इसने कहा कि जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो, जो प्रोडक्शन खराब होने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें हम सप्लाई को कम कर देंगे, क्योंकि इसका प्रॉफिट भी हमारा कम होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई, कुछ भी दिन लेट हो गया, किसी भी दिन कोई भी एक्सीडेंटल प्रोडक्शन हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट लो हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट भी लो हो जाएगा। तो इससे हम इसका सेलिंग कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, बट इसका हम सेलिंग कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकते हैं, और इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो तो हाई ही रहेगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट रहता है। ज्यादातर प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ही रहता है। और चौथा, इसका क्या होगा, इसका जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड रहेगा। ओके, इसमें दिया गया है द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल concentration in product of a commodity. If we wise of product more take wood, it will take year of plantation before it's become usable. Supply of tech wood will therefore be less elastic. Okay. तीसरा, रिस्क टेकिंग। तुमने कभी सोचा है
कि जो बिजनेस है ज्यादा रिस्क लेती है वो आगे जाकर इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन जाती है। देखो, एक बात याद रखना कि जो जितना बड़ा रिस्क लेता है उसे उतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है। और इसमें भी वही दिया गया है कि तुम जिस गुड्स का जितना बड़ा रिस्क लेते हो बनाने के लिए, और वो गुड्स अगर मार्केट में चल गया तो तुम्हें उतना बड़ा ही प्रॉफिट मिलेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क। कितना वो रिस्क ले सकता है। ओके, इफ एंटरप्रेन्योर are willing to take risks, the supply will be more elastic. On the other hand, if entrepreneur hesitate to take risks, the supply will be inelastic. जो एंटरप्रेन्योरशिप होंगे अगर उसने रिस्क को सह लिया तो उसको मोर इलास्टिक कहेंगे, और जो एंटरप्रेन्योरशिप हेजिटेट कर ले यानी कि वो उलझन में पड़ जाए, उसने छोड़ दिया रिस्क लेना, तो उसका इनइलास्टिक सप्लाई हो जाएगा। ओके, ये खत्म। चौथा, नेचर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पेरिसेबल गुड्स, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ गुड्स। हम इसमें पढ़े थे कि ऐसे गुड्स जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे गुड्स से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से भी, फाउंडेशन से भी, और हमारे फैक्ट्रियों से भी। लेकिन ये जो नेचर ऑफ कमोडिटी है इसमें सिर्फ हमारा पेरिसेबल गुड्स ही रहेगा जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, देखो, सप्लाई ऑफ पेरिसेबल गुड्स इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक देन ड्यूरेबल गुड्स, बिकम इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर द पेरिसेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जिसे हम स्टोर लंबे समय तक न कर सके उसको हम कहेंगे नेचर ऑफ कमोडिटी यानी कि पेरिसेबल गुड्स। पांचवा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने नेचर ऑफ इनपुट में भी पढ़ा था, बट इसमें हम समझेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मेकिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। अगर उसका मेकिंग कॉस्ट कम है तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर उसका मेकिंग कॉस्ट ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। जैसे समझो, अगर मान लो इस पेन का मेकिंग कॉस्ट 2 रुपए है और सेलिंग कॉस्ट 5 रुपए है, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 रुपए। बट अगर इसका मेकिंग कॉस्ट ही 5 रुपए आ जाए और सेलिंग कॉस्ट मान लो 7 रुपए है, तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मात्र 2 रुपए। तो इसमें किसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जिसका ज्यादा फायदा होता है वही इस सामान को बेचता है। देखो, सप्लायर के थ्रू हम अगर देखें तो इसका फायदा तो हमें नहीं दिखता, 2 रुपए के लिए इतना झंझट क्यों करना। बट अगर हम फैक्ट्री के हिसाब से देखें तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए, तो 2 रुपए नहीं, 4 रुपए। ओके, और इसी के हिस्से पे हम इसको देखते हैं कि कौन से गुड्स को कितने मटेरियल के थ्रू, यानी कि कौन से गुड्स कितने रुपए में बना और कितने रुपए में बेचा गया, और उसके बीच के मार्जिन को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। छठा, टाइम एलिमेंट। ऐसा कौन कौन सा टाइम है जिसमें हम इंक्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या फिर इनइलास्टिक थ्योरी ऑफ सप्लाई ये सब कवर कर सकते हैं। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम फैक्टर। जितने भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो टाइम पर बेस्ड रहते हैं, टाइम के हिसाब से ही वो चेंजेस होते हैं या फिर कम या फिर बेसी होते हैं। पहला है लॉन्गर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लॉन्गर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि जो लंबे समय तक टाइम पीरियड रखता है उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि ईपी बराबर 0। ऑन द अदर हैंड, शॉर्ट टर्म द टाइम पीरियड लेस विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि इसे हम कहेंगे ईपी बराबर इनफाइनाइट, जो लेस होते हैं। ओके, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी सॉरी गुड्स इज शॉर्ट पीरियड, यानी कि जो पॉसिबिलिटी होती है कि चेंज इसमें हो सके, इसमें चेंज नहीं होते टाइम फैक्टर के हिसाब से। इन एनालाइजिंग द एफर्ट ऑफ टाइम अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इकोनॉमिक्स फाइंड इट यूजफुल टू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन। ओके, देखो, फर्स्ट है वेरी शॉर्ट पीरियड, दूसरा शॉर्ट पीरियड और तीसरा लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड किसे कहते हैं, तो इन वेरी शॉर्ट पीरियड देयर इज इन्फ्लुएंस्ड टाइम टू चेंज आउटपुट और सो सप्लाई इन परफेक्टली इलास्टिक। देखो, वेरी शॉर्ट पीरियड उसे कहते हैं जो टाइम के हिसाब से चेंज कर दे आउटपुट में, उसे हम कहेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कि परफेक्टली जो
चेंज करने की चीजें आती है जो हम प्रोडक्शन में चेंज कर दे तुरंत के तुरंत, उसे कहेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरा शॉर्ट पीरियड। इन शॉर्ट पीरियड द प्लांट कैपेसिटी इज फिक्स्ड बट सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड अप टू करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी। सप्लाई इज देयरफॉर इलास्टिक। यानी कि मानो शॉर्ट पीरियड किसे कहते हैं, एक प्लांट है जिसमें फिक्स्ड कैपेसिटी है कि मान लो वो 1000 ही इस पेन को बना सकता है एक दिन में, लेकिन वो लगातार बढ़ा रहा है अपने प्रोडक्शन को, यानी कि उसी फैक्ट्री में इस पेन का प्रोडक्शन 2000 चला गया है, तो उसे कहेंगे इलास्टिक सप्लाई। ओके। और तीसरा लॉन्ग पीरियड। इन द लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन बी चेंज्ड टू द डिजायर्ड एक्सटेंट सो सप्लाई बिकम इट्स मोर इलास्टिक। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो लॉन्ग पीरियड होगा उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें चेंज करेंगे डिजायर एक्सटेंस के ऊपर, जिसे हम बोलेंगे मोर इलास्टिक सप्लाई। ओके। और सातवां, लास्ट एंड सातवां, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इफ द प्रोडक्शन टेक्निक्स ऑफ अ कमोडिटी इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड नीड लार्ज स्टॉक ऑफ capital, then the supply of that commodity will be less elastic because production cannot be easily increased. On the other hand, goods involving simple techniques of production will have more elastic supply. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जैसे समझो, मान लो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस पेन को बनाने के लिए कोई कंपनी यानी कि कोई फैक्ट्री है जो इसको मान लो 10 मिनट में एक पेन बनाती हो, लेकिन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर हम इसमें 5 मिनट के लिए यानी कि 5 मिनट में एक पेन बना के दे रहे हैं। पहले कितना, 10 मिनट में एक पेन, बट अब 5 मिनट में एक पेन। तो इसमें बोला गया है कि द प्रोडक्शन टेक्निक कमोडिटी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स अगर हो गया तो इसका जो स्टॉक कैपेबिलिटी है वो लेस हो जाएगा, जैसे हम बोलेंगे इन इलास्टिक सप्लाई। देखो, अगर तुम्हें एग्जांपल देना है तो हम तुम्हें बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि मान लो तुमने व्हाट्सएप खोला, तो अगर तुमने व्हाट्सएप खोला, उसमें तुम्हारा बार बार पासवर्ड, तुम्हारा फेस आइडेंटिफिकेशन, तुम्हारा फिंगर आइडेंटिफिकेशन और तुम्हारा फोन नंबर मांगे। मान लो जैसे ही तुम व्हाट्सएप खोले, तुम्हारा फोन, तुम्हारा नंबर, तुम्हारा फेस, तुम्हारा फिंगर आइडेंटिफिकेशन मांगे, और जब तुम कॉल करो या फिर चैट करो या फिर कुछ भी करो, वॉलपेपर सेटिंग, जो भी तुम टैप करते हो, कुछ भी तुम कर सकते हो, उसमें भी तुम्हारा चैट, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन मांगे। क्या क्या का, तो फेस, फिंगर, पासवर्ड, नंबर, इन सब का मांगे। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स होता है तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो जो यूजर होते हैं उसे लगता है कि छोड़ो, हम इसे छोड़कर कोई और ऐप को हम यूज करते हैं जो इजी हो, इजियर हो और यूज करने में सिंपल हो, और इसे ही हम बोलते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, जिसे हम यूजली तुरंत यूज कर सकते हैं। अभी का व्हाट्सएप तुम देख सकते हो कि जैसे ही तुम व्हाट्सएप खोलो, मैसेज धर सारा भेज दो, और इसे ही हम बोलेंगे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और जिसे हम इलास्टिक सप्लाई कह सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स जो होगा उसे हम लेस इलास्टिक सप्लाई कहेंगे। इतना खत्म, यानी कि फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। देखो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसे मटेरियल जो यूज हो रहा है वो सुपीरियर हो रहा है या फिर इंफीरियर हो रहा है, इसे देखकर हम प्राइस को सेट करते हैं, और उस प्राइस को सेट करने के बीच में जो प्रॉफिट हमारी आती है उसे हम नेचर ऑफ इनपुट कहते हैं। दूसरा, नेचुरल कंसंट्रेशन, यानी कि जो प्रोडक्शन की कमोडिटी होती है उसके सप्लाई पे बेस होती है, यानी कि टेक गुड और प्लांटेशन बिफोर दे बिकम यूजलेस। तीसरा, रिस्क टेकिंग, यानी कि ऐसे कौन से एंटरप्रेन्योरशिप हैं जो रिस्क ले सकते हैं। अगर उसने रिस्क लिया तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, और जिसने रिस्क कम लिया उसका सप्लाई कम हो जाएगा और उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। चौथा, नेचर ऑफ गुड्स कमोडिटी, ऐसे कौन से गुड्स जो पेरिसेबल नेचर के होते हैं जिसका टाइम पीरियड कम होते हैं। पांचवा, कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कि मेंटेनियल मटेरियल कॉस्ट कितना लग रहा है प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि जो हमारा गुड्स है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके बीच में जो मटेरियल कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है। पांचवा हो गया। छठा, टाइम एलिमेंट,
टाइम एलिमेंट कौन कौन से, लॉन्गर पीरियड ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे, और शॉर्टर पीरियड यानी कि लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे। इसमें तीन प्रकार, वेरी शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड किसे कहेंगे, जिसमें हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे तुरंत चेंज कर सकते हैं। दूसरा शॉर्ट पीरियड यानी कि प्लांट की कैपेसिटी के न होने के बाद भी उसमें कैपेसिटी लाना और उसका प्रोडक्शन करवाना, हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लॉन्गर पीरियड यानी कि कोई प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसमें चेंज लाना डिजायर्ड एक्सटेंस के ऊपर, उसे हम कहेंगे लॉन्गर पीरियड। और सातवां टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हम उस प्रोडक्ट को कितना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कितना इजियर बनाते हैं, ये हमारे ऊपर बेस्ड है। अगर कॉम्प्लेक्स बनाया है तो क्या होगा, लेस इलास्टिक। अगर हम सिंपल बना दिए तो इलास्टिक सप्लाई। तो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिक ऑफ सप्लाई खत्म हुआ और इंपोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शुरू हुआ। देखो इंपोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। द फॉलोइंग पार्ट्स highlighted the importance of the concept of elasticity of supply। देखो पहला है price determinants and elastic supply। The concept of time element with reference to price determinants as pronunciation production by Marshall is based on elastic of supply। In very short period the supply becomes inelastic। It is the demand that plays greater role in the determinants of the price of goods। In the longer period supply become more elastic, it play greater role in the determiner of price। Moreover the elasticity of supply of a goods is major factor is determining how much its price will change when there is a change in the condition of demand। यानी कि हमारा बोला गया है कि प्राइस डिटरमाइनिंग या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इन दोनों के बीच में क्या हमारा इंपोर्टेंस होते हैं। तो देखो पहला शॉर्ट टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड का तो कोई इसमें काम नहीं होता है, बट जो लॉन्ग पीरियड होता है इस लॉन्ग पीरियड में हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ज्यादा डिटरमाइन करता है, यानी कि ज्यादा हमारा रोल प्ले करता है। दूसरा क्या है, मान लो लॉन्गर हो गया शॉर्टर पीरियड में हमारा डिटरमाइन हल्का सा कम करता है। तो हम इसका मोर ओवर देख सकते हैं कि ऐसे कौन से पीरियड हैं जो हमारे चेंज के हिसाब से यानी कि प्राइस को चेंज कर दे, सीधे चेंज कर दे और उसके डिमांड को भी चेंज कर दे। और दूसरा फैक्टर प्राइस एंड इलास्टिक सप्लाई। मोर ओवर थ्योरी ऑफ रेंट एसिड्स दैट ऑफ फैक्टर और rent when its supply in inelastic। Hence the entire income of land is rent when supply of some factor like labor, capital etc become inelastic in short period, then the extract income earned by this factor on increase of their demand is of the kits of rent। It is called quies rent। When the supply of a factor is perfectly elastic then it does not earn an extra income as a rent। देखो इसने बोला कि हम जो फैक्ट्री लगाते हैं रेंट पर जमीन लेकर, उसने जो फैक्ट्री लिया रेंट पर जमीन से, मान लो किसी से जमीन लिया रेंट पर फैक्ट्री लगाने के लिए, तो वो जो फैक्ट्री लगाने के लिए रेंट पर जमीन लिया है तो उसमें जो रेंट आ रही है दे रही है, जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उसका जो लेबर कॉस्ट दे रही है उसमें कोई चेंज नहीं आता है फ्यूचर के बाद, यानी कि उसका अर्न हम नहीं कर सकते हैं इनकम रेंट के हिसाब से। तो इसे ही हम कहेंगे प्राइस फैक्टर एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।